नमस्कार, आप देख रहे हैं गोलमेज। मैं हूं नगमा और मेरे साथ जुड़े हैं विवेक मिश्रा और प्रोफेसर हर्ष पंत। और बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका में क्या बदल रहा है। वो कई सारे मैसेजेस दे रहे हैं कि जो मेरा बैकयार्ड है उसमें अमेरिका को प्रेमिनेंट पावर होना चाहिए। अमेरिका में जो विभाजन की दीवार है वो बीचों बीच है। 50-50 ऑलमोस्ट कई पॉपुलर परसेप्शन है कि 50-50% पे डिवाइडेड है। ट्रंप साहब को ये समझ में आ गया है, पिछली बार भी उन्होंने बात कही थी कि ब्यूरोक्रेसी मुझे काम नहीं करने दे रही। एलॉन मस्क के इन्वॉल्वमेंट की जहाँ तक बात है और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, तो विवेक रामास्वामी वहाँ बाहर हैं, तो वहाँ पे भी आपको कुछ कॉन्फ्लिक्ट, तनाव ये दिखता है। उनका एंड गोल है कि उन्हें एक नोबेल प्राइज़ मिला जाए एक शांति दूत के तौर पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोलमेज। मैं हूं नगमा और मेरे साथ जुड़े हैं विवेक मिश्रा और प्रोफेसर हर्ष पंत। और बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका में क्या बदल रहा है या किन चीज़ों की संभावनाएं और आशंकाएं हैं, और साथ साथ दुनिया किस तरह से बदलेगी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से। विवेक, आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति बने, दूसरी बार आए। इस बार ज़्यादा आक्रामक और कुछ ज़्यादा ही आत्मविश्वास से भरे हुए भी दिखे। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि थोड़े ज़्यादा वो मैच्योर दिख रहे थे पिछली बार की तुलना में। वोट्स भी उन्हें बहुत मिले हैं, पॉपुलर वोट्स भी मिले हैं उन्हें। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका की सिविल सोसाइटी है वो बहुत विभाजित भी है, बटी हुई है अभी भी। यहाँ तक कि कुछ लोग इनॉग्रेशन के समय अमेरिका छोड़ कर चले गए थे, वॉशिंगटन से निकल गए थे। इसका क्या असर आप देखते हैं अमेरिका की घरेलू राजनीति पर और जिस तरह के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर वो दस्तखत कर रहे हैं, जैसे बर्थराइट सिटीजनशिप हो गई, जैसे उन्होंने थर्ड जेंडर की बात की, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसे वो लेफ्ट लिबरल्स का एजेंडा मानते हैं। कैसे वो और बांटेगा समाज को? देखिए, अमेरिका में जो विभाजन की दीवार है वो बीचों बीच है। 50-50 ऑलमोस्ट कई पॉपुलर परसेप्शन है कि 50-50% पे डिवाइडेड है। तो ऐसे बीचों बीच दरार शायद कभी पहले नहीं हुआ, और उसी की छाया हम देख पा रहे हैं सोसाइटी में, पॉलिटिकल चॉइसेस में, पॉलिटिकल बिहेवियर में, सिंबलिज्म में, एथनिसिटी एकोमोडेशन में, रेसिज्म एकोमोडेशन में। तो इस डिवीज़न को डोनाल्ड ट्रंप के आने से एक और आवाज़ मिल गई है, और वो खासा उभर के ऊपर आई है। आज जैसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स उन्होंने साइन किए हैं, उससे एक पॉलिसी रिवर्सल की तरफ हम जा रहे हैं, जिसका जिक्र वो पहले भी कर चुके हैं कि अगर मैं चुन के आया तो कुछ पॉलिसीज़ ऐसे हैं जिसकी रिवर्सल होगी ही। तो DEI पॉलिसीज़ जैसे हो गए, जेंडर की बात अपनी की, और कि 2 ही जेंडर हैं, ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो हैं अब आ चुके हैं। और ख़ासकर मेरे ख्याल में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है फॉरेन पॉलिसी के तौर से, फॉरेन सेक्रेटरी के नाम से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो आए हैं, उनको एक 60 दिन का मोहलत दिया गया है कि इन 60 दिन में आपको आइडेंटिफाई करना है की पॉलिसीज़ क्या हैं और की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, और हर पॉलिसी का जो सेंटर है वो है अमेरिका फर्स्ट जी। अब वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से कंट्री से करेंगे, लेकिन की जो इश्यूज़ हैं वो सारे स्पोक्स को उस हब में लाके जोड़ दिया है जो कि अमेरिका फर्स्ट है। तो आप देखेंगे कि काफ़ी बाइडेन पॉलिसीज़, फॉर एग्जांपल EPA जो है, एनर्जी पॉलिसी हो गई, EPA का क्या होगा उस डिवीज़न का, काफ़ी डोनाल्ड ट्रंप बात कर चुके हैं कि पूरे EPO को वो समेट कर बंद कर देंगे या तो कोलोराडो शिफ्ट कर देंगे। तो उनकी एक ये भी कोशिश रहेगी कि ब्यूरोक्रेसी कम की जाए, इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी क्रिएट की गई है पहली बार, उसकी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आ गए हैं। तो आप देखेंगे कि कई जो डीक्लटरिंग का प्रोसेस है गवर्नेंस का, जो बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा अमेरिका में, जैसा मैंने कहा कि विभाजन बिल्कुल बीचों बीच है, तो वो शुरू हो गया है। और इसकी अनरेवलिंग जो है वो अब आज से शुरू, जो जनवरी 20 से शुरू है, लेकिन काफ़ी स्पीड में होगी, क्योंकि आप नंबर ऑफ़ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स देखें और इंटेंट देखें, जो पॉलिटिकल इंटेंट है वो खासा क्लियर है कि 4 साल के बाद आप एक दूसरा अमेरिका देखेंगे। पर इसको लेकर हर्ष काफ़ी ज़्यादा बैकलैश भी होगा। एक नया अमेरिका बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो
दुनिया के साथ रिश्ते कैसे बदलेंगे वो आगे, पर अमेरिका के अंदर आप किस तरह के बदलाव देखते हैं? जो भी बदलाव ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स विवेक कह रहे हैं उन्होंने साइन किया है, उसको लेकर बहुत सारा विरोध भी हो रहा है, तो उनके लिए कितना मुमकिन हो पाएगा ये करना? देखिए, मुमकिन उनको ये देखना पड़ेगा कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स कई बार कोर्ट्स में जाते हैं तो फिर वहाँ पर रिजेक्ट हो जाते हैं, और कई बार पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि आपको उसको भी रिवर्स करना पड़ता है। तो उनके पास कितनी पॉलिटिकल स्पेस है, और इसीलिए जो हम शुरू में देख रहे हैं, जो वो जल्दबाजी दिखा रहे हैं, क्योंकि जो ये हनीमून पीरियड हर लीडर को मिलता है कुछ दिनों का, तो मुझे लगता है उस हनीमून पीरियड को कैसे लीडर्स इस्तेमाल करते हैं, कई बार इसकी व्याख्या हो चुकी है, और उसमें हर लीडर ये चाहता है कि जो शुरू के दिन हैं, जबकि उसको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है, उसमें वो ये सारी चीज़ें करे जो उसका एजेंडा डिफ़ाइन करती है। और मुझे लगता है इसीलिए वो जल्दबाजी कर रहे हैं। वो ये एक जो एजेंडा लेकर आए हैं, उनको पता है कि अगर थोड़ी सी डिले हो गया तो बाद में पॉलिटिकल प्रोसेस अमेरिका में ऐसा है कि फिर दूसरे जो अगले कांग्रेशनल चुनावों की तैयारी शुरू हो जाती है फिर, तो वो मुझे लगता है अभी जो उनके पास स्पेस है वो अवेलेबल है, वो उसको यूज़ करना चाहते हैं, और अपनी स्टैम्प जिसकी बात हम कर रहे थे कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो उनका प्रोजेक्ट है, वो किस तरह से अपनी कंस्टिट्यूंसी को ये बताएं कि उनकी जो आवाज़ है वो सुन रहे हैं, और उसको वो ग्राउंड लेवल पर कार्यान्वित करना चाहते हैं। तो लेकिन बैकलैश जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि बटा हुआ समाज है, आपको बैकलैश दिखेगा, आपको प्रोटेस्ट दिखेंगे, आपको सुप्रीम कोर्ट में अगर जैसे कि सिटीजनशिप का मुद्दा है, ये तो बिल्कुल हार्ट है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें जाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर कोर्ट्स में जाता है तो वहाँ पर कोर्ट्स इसको कैसे डिफाइन करती हैं, क्योंकि कोर्ट्स ने इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन ली हुई है पहले कि नागरिकता के ऊपर, तो वो नागरिकता का जो मुद्दा है वो मुझे लगता है अपने आप में काफ़ी लंबा चलने की संभावना है। तो उससे काफ़ी लोगों को मुझे लगता है ऑपरेशनल दिक्कतें आएंगी कि क्योंकि वो अधर में लटका रहेगा मामला और रिजॉल्व नहीं होगा, तो वो जो लोग बीच में अटके हैं वो न्यायपालिका का सहारा लेकर ही अटके रहेंगे, और वो जो अनसर्टेनिटी है वो मुझे लगता है काफ़ी आपको देखने को मिलेगी काफ़ी सारे मुद्दों पर, क्योंकि इसमें भी अगर आप ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो उसमें भी तो जो वहाँ के कामगर लोग हैं, कर्मचारी हैं, उन्होंने अपनी एक यूनियन ने एक काउंटर सूट डाल दिया है कि भाई ये अगर आप ये ब्यूरोक्रेसी को कम करेंगे तो हम भी इसका मुकाबला करेंगे। तो वो जो मुझे लगता है एक टेंशन है डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज में और ट्रम्प के एजेंडा में, वो आपको बड़ी जल्दी नजर आएगा, क्योंकि ट्रम्प भी जल्दी में है और वो भी अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं, और उसका काउंटर रिएक्शन भी आपको जल्दी मिलेगा। दो चीज़ें जो इसमें कंटेस्टेबल हो सकती हैं जो काफ़ी, एक तो है इलॉन मस्क का इन्वॉल्वमेंट, उनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं और वो गवर्नमेंट के पार्ट हैं, जो काफ़ी अब ये नैरेटिव में आ रहा है कि उसको कैसे लोग कंटेस्ट करेंगे, तो ये कोर्ट में जाने का इसका खासा संभावना है। दूसरा ये कि बर्थ राइट सिटीजनशिप, लास्ट टाइम जब ये ऐसी बात उठी थी करीबन मेरे ख्याल से 5 से 6 दशक से पहले उठी थी, तो वो कोर्ट भी के लिए भी नई ग्राउंड होगी कि उसमें कैसे आगे बढ़ा जाए। जी, एलॉन मस्क के इन्वॉल्वमेंट की जहाँ तक बात है, और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, तो विवेक रामास्वामी वहाँ बाहर हैं, तो वहाँ पे भी आपको कुछ कॉन्फ्लिक्ट, तनाव ये दिखता है? बनी तो है वो जो डिपार्टमेंट है वो एफिशिएंसी के लिए, बट शुरू से ही वहाँ दरार तो सामने आ गई है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये देखिए रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशंस हमेशा से ये कहते आए हैं कि जो एक सरकार है या स्टेट है उसको कम होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और वो स्मॉल स्टेट की बात जब करते हैं तो उसमें हमेशा से एफिशिएंसी की बात वो करते रहे। ये रोनाल्ड रेगन का भी बड़ा पेट मुद्दा हुआ करता था, और उसके बाद से रिपब्लिकन्स ने इसको कई तरीके से ऑपरेशनलाइज करने की कोशिश करी है, लेकिन लिमिट्स होती हैं उसकी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी इतनी पावरफुल होती है कहीं भी, और अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी तो प्रेसिडेंट्स आते हैं जाते हैं, जैसा कहते हैं कि वो तो ब्यूरोक्रेसी तो चलाती है देश को, तो अब आप उसके साथ आपको अगर उसको चैलेंज करना है तो वो मुझे लगता है ट्रम्प साहब को ये समझ में आ गया है। पिछली बार भी उन्होंने बात कही थी कि ब्यूरोक्रेसी मुझे काम नहीं करने दे रही, तो इस दफ़ा तो उन्होंने बदला काफ़ी कुछ। बिल्कुल, तो मुझे लगता है इसीलिए वो शुरुआत में ही कर दे रहे हैं कि मैं शुरू से लेकर आऊँगा, मैं एफिशिएंसी करूँगा, मैं चेंज करूँगा। अब उसमें भी जैसा हम डिस्कस कर रहे थे चैलेंजेस आएंगे, और वो जो न सिर्फ इंडिविजुअल जो जिसकी आप बात करेंगे रामास्वामी और मस्क, पर इंस्टीट्यूशनल भी कंस्ट्रेंट्स होंगे, तो वो कैसे नेविगेट करते हैं, और ट्रम्प क्या
इतने एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहे हैं, या वो सिर्फ जैसी उनकी कई बार आदत रही है पहले कि वो मुद्दा उठाते हैं फिर मुद्दा छोड़ देते हैं। तो वो कैसे उसको कि उन्होंने कैंपेन के दौरान कहा, इसलिए इनॉग्रेल भाषण में ये कहा, अब आगे वो कितना कुछ इसको लेकर चलेंगे या मुद्दे को छोड़ देंगे ये भी देखना है। शुरुआत से ही वो लगा, मतलब जब वो चुने गए और इनॉग्रेशन के पहले ही विवेक उन्होंने बार बार ये कहा, अपनी जो उसे विस्तारवाद की जो नीति है अमेरिका की, उसकी बात एक तरह से वो करते रहे और कहने लगे कि कनाडा तो अमेरिका का ही राज्य है। गवर्नर हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने ग्रीनलैंड को ख़रीदने की बात कर दी। अब कल आप पनामा कनाल को देख लीजिए, तो ये सब जो है, उस दिन भी कहा उन्होंने गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका कहेंगे, अमेरिका के साथ कैसे अन्याय हो रहा है जगह जगह पर उसको ठीक करेंगे। तो ये एक एक्सपेंशनिस्ट अमेरिका का जो एजेंडा है उसे लेकर आगे बढ़ना भी क्या उनके लिए मुमकिन है, या ये भी आपको लगता है कि सिर्फ कहने की बातें हैं? मुझे लगता है कुछ चीज़ों में तो उन्होंने उनकी पॉलिटिकल विल काफ़ी स्ट्रांग है और वो उस तरफ बढ़ेंगे। जैसे पनामा कनाल की बात वो कर रहे हैं, पर वो मुमकिन नहीं है। वो मुमकिन नहीं है, लेकिन ग्रीनलैंड की जो डील है उसके जो इनिशियल स्क्रैम्बल है वो शुरू हो गई है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में। पर इसका जो विरोध है डेनमार्क और बाकी देशों की तरफ से, जी, आपको लग रहा है कि वो हो पाएगा टेक्निकली कि नहीं, वो दूसरी क्वेश्चन है, लेकिन एफर्ट्स जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू वो जारी है। तो यानी अमेरिका सीरियस है इसे लेके, ये एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जो है ऐसे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो इनिशियल जो पुश दे रहे हैं उसका हमको कुछ ना कुछ नतीजा ज़रूर मिलेगा। कि जैसे पनामा कनाल है, पनामा कनाल में वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर अमेरिका ने बनाई थी तो अमेरिका इतना ज़्यादा अमेरिकन वेसल्स हैं वो ज़्यादा पे कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि चीन चला रहा है। तो कहीं पर मुझे लगता है वो कई सारे मैसेजेस दे रहे हैं कि जो मेरा बैकयार्ड है उसमें अमेरिका को प्रेमिनेंट पावर होना चाहिए। और ये मुझे लगता है इसका रिफ्लेक्शन आपको कनाडा डिबेट में भी मिल रहा है, इसका गल्फ ऑफ अमेरिका में भी मिला, मैक्सिको में जो गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ अमेरिका बना रहे हैं और इसका आपको पनामा कनाल में भी मिला। तो मुझे लगता है हम इसकी अगर उसमें न जाएं कि ये हो पाएगा या नहीं, अगर इसका ब्रॉडली जियोपॉलिटिकल इसका एंगल देखें तो ये काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है 4 साल बाद आपको डिफरेंट मिलेंगी। पनामा सरकार ऑलरेडी कह रही है कि हम बात करने को तैयार हैं, समस्या बताओ। नेगोशिएशन शुरू हो गई, नेगोशिएटिंग टैक्टिक के तौर पर मुझे लगता है जैसा ट्रंप हमेशा करते हैं, जिस तरह के वो कारोबारी और जो दूरंदेशी है उनकी, उन्होंने वो शुरुआत कर दी है। जो ट्रंप की किताब है द आर्ट ऑफ द डील, वो तो बेसिकली उसको फॉलो थ्रू करते हैं। वो पुश शव एंड पुश स्ट्रैटेजी है। देखते हैं कि चिप्स कहाँ फॉल हो रहे हैं। चाइना को देखिए आपने, उन्होंने कैंपेन में 60% टैरिफ की बात की। एक फ़ोन कॉल आया एंड विच ही सेड वाज गुड फ़ोन कॉल शी जिनपिंग के साथ, और उसके बाद 1 फरवरी से 10% टैरिफ की घोषणा हो चुकी है चाइना पे। तो 60 से 10% आ गए। और उसका क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फेंटेनॉल कंट्रोल नहीं हो रहा है, फेंटेनॉल सप्लाई। तो ट्रंप वही जैसा प्रोफेसर पंत कह रहे थे कि ये एक टेस्टिंग स्ट्रैटेजी है और कहाँ पे चिप्स फॉल होंगे ये ट्रंप ये नेगोशिएशन का प्रोसेस ही बताएगा। तो वो शुरुआत करके देखते हैं, वो देखते हैं कि कितना कामयाब हो रहा है जो उन्होंने एक शोशा छोड़ा है, और उसके आगे उसी तरह से वो बढ़ेंगे। तो इसको लेकर ही हम दूसरे देशों को अगर देखें, वेस्ट एशिया की बात की जाए, वहाँ पर एक नई डील हुई है। ट्रंप के इनॉग्रेशन के बस 5 दिन पहले ये डील होती है, जिसका श्रेय ट्रंप लेते हैं कि उन्होंने ये करवाया। पिछले एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इस पर काम किया, कतर का बड़ा हाथ रहा इसमें, इजिप्ट का हाथ रहा, पर अब ट्रंप देखे जाएंगे या जाने जाएंगे इसके लिए कि उनके आने के पहले ये डील हो पाई, भले ही शॉर्ट लिव्ड हो या वहाँ क्या होगा, डिस्ट्रक्शन बहुत है। उसी तरह से रशिया यूक्रेन को देखे, वहाँ भी वो शांति की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों उनके एजेंडे पर हाई है। और क्या देखते हैं आप वहाँ पर? देखिए, मेरे ख्याल से 3 स्टेजेस फॉरेन पॉलिसी के ट्रंप के सामने टेबल पे अभी इमीडिएट टर्म में है। पहला तो गाज़ा जो उन्होंने अब क्लेम कर लिया है। हालांकि अगर आप डिटेल्स देखें गाज़ा डील की तो वो वही है जो 13 महीने से जो पहले से थी। जी। तो लेकिन ट्रंप का कहना है कि हमने आर्म ट्विस्ट करके ये डील करवाया है। सच जो भी हो, दूसरा जो उनका फोकस रहेगा मेरे अंदाजे में, वो है यूक्रेन रशिया वॉर। एक टेम्पररी हॉल्ट सीज़ फायर अगर अचीव हो सके तो वो एक बड़ी विक्ट्री होगी ट्रंप के लिए। और तीसरा है, वो इसलिए करना चाह रहे हैं कि ये दोनों वॉर्स अगर सेटल हो गए तो उनकी एक प्रॉमिस जो है, जो कैंपेन प्रॉमिस है कि वो तुरंत दोनों वॉर्स को एंड कर देंगे, वो भी फुलफिल होगी। दूसरा है कि वो रीओरिएंट अपनी पूरी फोकस जो है वो चाइना की तरफ रीओरिएंट करेंगे, विच इज़ द थिंग ऑन द टेबल ट्रंप के लिए। जी। तो
जो मेन एजेंडा है ये 3 स्टेजेस का, आई थिंक इसी वे में ट्रम्प जाएंगे और चाइना पे फोकस करेंगे। तो वेस्ट एशिया की तरफ जो ऊर्जा लग रही थी अमेरिका की, वहाँ पे उनके संसाधन, वहाँ पर उनकी सारी एनर्जी, उससे हट के वो चीन पर फोकस करेंगे। आपको भी ऐसा लगता है हर्ष? जी, इंडो पैसिफिक जैसा कि क्वाड उनका पहला मीटिंग भी रहा, ऑफिशियल मीटिंग मार्को रूबियो की फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ जो रही, तो ये स्पष्ट है कि इंडो पैसिफिक पर और चीन पर ध्यान ज़रूर ज़्यादा दिया जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि समस्या ये होगी कि जैसा मिडल ईस्ट के बारे में कहा जाता है कि आप मिडल ईस्ट से बाहर जाना चाहते हो पर मिडल ईस्ट आपको बार बार खींच लेता है, तो वो कितने केपेबल होंगे इस बात को साधने में कि मिडल ईस्ट जो है कि गाज़ा की कॉन्फ्लिक्ट जो है ये रिजॉल्व हो, और ऐसी रिजॉल्व हो कि हमको वहाँ पर, अमेरिका को वहाँ पर इंटरवीन फिर से ना करना पड़े। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि अभी तो कोलैप्स हो सकती है, ये जो डील हुई है शॉर्ट लिव्ड है, वो कह, तो वो भी मुझे लगता है एक तरह से इस बात के लिए तैयार हैं कि परेशानियां दोनों ही तरफ अगर आप देखें, उन्होंने रशिया में भी ये बात कही कि भाई देखिए पुतिन तो अभी बहुत ख़राब स्थिति से गुजर रहे हैं, जो कि काफ़ी क्रिटिकल, पहली बार मैंने सुना पुतिन के लिए वो ऐसा कह रहे हैं। तो वो जो एक बदलाव मुझे लगता है, जैसे आप राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठते हो, जो ऑपरेशनल रियलिटीज़ आपको दिखती हैं वो अलग दिखती हैं, और जब आप बाहर से बात कर रहे हो तो आप कुछ भी बोल रहे हो, अभी आपके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होंगी, अभी आपके पास असेसमेंट्स होंगे जो कि बहुत ग्रैन्युलर होंगे, जो कि बहुत रियलिस्टिक होंगे, उस पर आपको रियल टाइम में डिसीजन लेना है। तो वो मुझे लगता है एक अलग किस्म का डिसीजन होगा और होता है जनरली, और उसी के बेसिस पर आप कुछ शिफ्ट्स देख रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है, जैसा विवेक ने कहा, कि उनकी मंशा ज़रूर ये होगी कि ये दोनों जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जल्दी से जल्दी रैप अप हों, जिससे कि उनका फोकस, उनकी कैपेबिलिटीज़ का पुश इंडो पैसिफिक और चीन के ऊपर, मतलब वो जो खुद को शांति दूत की तरह पेश कर रहे हैं, वो उनकी कोशिश रहेगी कि हो, जैसे यहाँ पर इंडिया में हेडलाइंस टीवी पे, अखबारों में ये है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध रुकवा देंगे डोनाल्ड ट्रंप, तो इसकी तरफ कोशिश है, आपको लग रहा है कि ये? बिल्कुल, और ऐसा कहा भी जाता है अमेरिकन मीडिया और ग्लोबल मीडिया में कि उनका एंड गोल है कि उन्हें एक नोबेल प्राइज़ मिला जाए एक शांति दूत के तौर पे। तो हो सकता है ऐसा भी हो, जैसा थोड़े फ्लैशी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में यही ग्रेडेशन रहेगी उनकी अप्रोच की। और अगर आप देखेंगे, कल उन्होंने अनाउंस किया है मेजर इन्वेस्टमेंट AI और सेमीकंडक्टर्स में, जो कि ओरेकल अमेरिकन कंपनी है और सॉफ्टबैंक जो जापानीज़ कंपनी है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट अमेरिका में होगी। तो ये ऑन शोरिंग की आगाज़ है, जो उन्होंने कहा है कि ऑफ शोरिंग बंद होगी और सारी कंपनीज विल हैव टू कम इन, मोस्ट कंपनीज जो अमेरिका में कम आके और इन्वेस्ट करनी पड़ेंगी। तो उसका ग्लिम्स जो है हमें देखने को मिल रहा है। और जब मैंने वेस्ट एशिया की बात की थी, तो सीरिया जो है, वहाँ पर क्या आप देखते हैं बदलाव? मतलब लेबनान में भी ये जंग छिड़ी थी, गाज़ा की बात, तो वहाँ पर एक डील हो ही गई, पर सीरिया भी पूरी तरह से तबाह अभी वहाँ पे हुआ है और खंडहर है वहाँ पे भी। तो वहाँ पे आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका का दखल वहाँ होगा, किस तरह से? देखिए, अगर आप इसको थोड़ा सा मजाक के तौर पर देखें तो उन्होंने कहा कि गाज़ा में तो बहुत कुछ किया जा सकता है, तो रियल स्टेट के तौर पर गाज़ा को उन्होंने कहा, तो वो सीरिया को भी एक रियल स्टेट वेंचर के तौर पर देखें और वहाँ पर अपना पोस्ट प्रेसिडेंशियल उनका जो बिजनेस इंटरेस्ट है उसको देखें। पर मुझे देखिए, जो मिडल ईस्ट का ब्रॉडर कैनवस है वो इतना ज़्यादा चैलेंजिंग होता है हर अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए कि वो प्लान कुछ करके आते हैं, होता कुछ है। तो जो समस्याएं बनी हुई हैं लेबनान से लेकर सीरिया और गाज़ा से लेकर ईरान तक, वो तो समस्याएं अपनी जगह बनी हुई हैं, वो तो बदली नहीं कि ट्रंप आ गए हैं। अब ट्रंप का अप्रोच ये ज़रूर है कि मुझे वॉर्स बंद करनी है, पर जो युद्ध होते हैं वो उनकी अपनी ग्रामर होती है, अपना लॉजिक होता है। तो अब वो ट्रंप के हिसाब से नहीं चलता। अब ट्रंप साहब को अपने को भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा नई रियलिटीज़ के तौर पर, और मुझे लगता है हर जगह पर दखल तो होगा ही होगा। अब वो दखल होने से क्या समस्या सुलझ रही है या समस्या और पेचीदगी में फंस रही है, वो मुझे लगता है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के लिए चैलेंज रहेगा। और भारत और चीन के साथ जो रिश्ते हैं वो कैसे बदलेंगे, इस पर भी आऊँगी, लेकिन पहले डोमेस्टिकली अमेरिका के लिए क्या कुछ बदलेगा? विवेक, आपने बात की थी अभी ऑनशोरिंग की, और साथ ही जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स साइन हुए हैं, इनमें से कुछ वो चीज़ें अगर आप हमें बताएं जिससे अमेरिका में अंदरूनी तौर पे कुछ बदलाव दिखाई देंगे और जिससे वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो उनका कैंपेन रहा था वो होता हुआ दिखाई दे।
दो चार बड़े मुद्दे जो हैं जो उन्होंने कैंपेन से ही कहना शुरू किया है। एक तो एनर्जी, सोलर और विंड को वो शंट आउट करेंगे और ड्रिलिंग शुरू करेंगे, शेल गैस और जो कार्बन बेस्ड एनर्जी है उससे काफ़ी, और कई जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स थे एनर्जी के जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने बंद कर दिए थे वो चालू कराने की कोशिश की जाएगी अब। दूसरा, ब्रॉडली आप देखेंगे कि एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर में वॉशिंगटन डीसी में काफ़ी चेंजेस आएंगे। ब्यूरोक्रेसी काफ़ी में कटौती होगी। नंबर आई थिंक कुछ परसेंटेज दिया गया है कि इतनी परसेंटेज ब्यूरोक्रेट्स कम किए जाएंगे। और काफ़ी आप इलॉन मस्क को देखेंगे तो वो अर्जेंटीना का एग्जाम्पल देते हैं कि अर्जेंटीना ने पिछले साल में काफ़ी ब्यूरोक्रेसी कम करके और ग्रोथ बढ़ाया है। इंटरनली तो मेरे ख्याल से ये सब चेंजेस हैं, ब्यूरोक्रेसी, एनर्जी, और इसकी पॉलिटिकल रिपरकशंस क्या होंगे। कि द मेन पॉइंट इज़ कि अभी ट्रंप के पास एक पॉलिटिकल ट्राइफेक्टा है। उनके पास सेनेट का कंट्रोल है, उनके पास हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है और एग्जीक्यूटिव ब्रांच है। तो इसीलिए आप देखेंगे स्लू ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आए हैं और उस पर फॉलो थ्रू जल्दी ही किया जाएगा। चलिए, आखिर में हर्ष, भारत के लिए कैसे होंगे डोनाल्ड ट्रंप? यहाँ पर उत्साह काफ़ी देखा गया और भारत के साथ रिपब्लिकन सरकारों के रिश्ते अच्छे रहे हैं। भारत ऐसी स्थिति में है जब कोई भी सरकार आए उसके साथ में एक वर्किंग रिलेशन जो है वो अच्छा ही रिलेशन रहेगा। पर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कुछ आशंकाएं भी हैं भारतीयों के लिए जो अमेरिका में रहते हैं। H-1B वीज़ा को लेकर देखिए या बर्थराइट सिटीजनशिप को लेकर देखिए तो कुछ चिंताएं भी हैं। तो क्या भारत के लिए कुछ बदलेगा? भारतीयों के लिए जो अमेरिका में हैं उसमें किस तरह की आशंकाएं हैं? देखिए, उनको तो उनके लिए तो आशंकाएं बढ़ी गई जो भारतीय रह रहे हैं अमेरिका में, क्योंकि वो जो सिटीज़नशिप का वो चेंज कर रहे हैं नॉर्म्स उसमें, और H-1B वीज़ास को लेकर जो एक डिबेट बनी हुई है। हालांकि उन्होंने कहा कि मुझे टैलेंट पसंद है, मैं हर जगह से टैलेंट चाहता हूँ, पर वो जो एक अनसर्टेनिटी है कि डिफाइन पॉलिसी क्या होगी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की, वो भी क्लियर नहीं है। तो जब तक इसमें सर्टेनिटी नहीं आती तब तक वहाँ जो भारतीय मूल के लोग हैं उनके लिए समस्या बनी रहेगी। लेकिन ब्रॉडली जो अगर भारत और अमेरिका के संबंधों की आप बात करें तो पिछले जॉर्ज डब्ल्यू बुश के टाइम से हमारे संबंध हर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अच्छे रहे हैं और कोई ऐसा कारण नहीं है कि ये संबंध अपनी जो पटरी से उतर जाए। पर वो टैरिफ्स की बात करते हैं, उन टैरिफ्स तो देखिए, टैरिफ्स तो वो पहले भी करते थे। पहले भी जब वो आए थे फर्स्ट टर्म में भी, तब भी जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस से हमको चैलेंजेस आए थे। लेकिन अब जो इश्यूज़ हैं, अब जो मुझे लगता है चुनौतियां हैं वो दूसरे किस्म की हैं। और अगर वो चीन के मामले में, जैसा विवेक कह रहा था, ऑनशोरिंग के मामले में सीरियस हैं, तो उनको भारत को एज अ पार्टनर और भारत के साथ इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, जिसको बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत हद तक मोमेंटम दिया है, वो मोमेंटम कम ना हो, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि भारत इस समय एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी पोजीशन पर है ग्लोबल ऑर्डर में जहाँ पर चीन जैसा देश भी अभी चाह रहा है कि उसके साथ थोड़े नॉर्मल हो उसके भारत के साथ संबंध। तो मुझे लगता है उसको देखते हुए, जो दुनिया की बदलती हुई तस्वीर है उसको देखते हुए, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भी पॉजिटिवली ही देखेगा भारत को। और भारत के पास चैलेंजेस तो हैं ही, जिसका आपने जिक्र किया। उन चैलेंजेस में अपॉर्चुनिटीज़ को भारत कैसे खोज पाता है, ये भारतीय डिप्लोमेसी के लिए भी एक टेस्ट होगा। जी, और जिस तरह से वो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO से ही बाहर आ गए और उन्हें ज़्यादा इसमें विश्वास नहीं है उनका। यूरोप जिसके लिए क्या आपको लगता है कि चिंताएं हैं इस समय ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ? यूरोप के लिए तो सबसे ज़्यादा चिंता है मुझे लगता है इस समय। अगर कोई ज्योग्राफी ऐसी है जो सबसे ज़्यादा परेशान है इस समय, वो यूरोप है। क्योंकि यूरोप को वो एक ऐसा मित्र ज्योग्राफी फ्रेंडली ज्योग्राफी मानते हैं जो जिसके पास कैपेबिलिटीज़ नहीं है और जो एक बर्डन बन गया है, अपने पैर पे नहीं खड़ा हो पा रहा। तो वो मुझे लगता है चुनौती है यूरोप के सामने कि वो कैसे ये दिखाए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो एक कैपेबल पार्टनर है और कंट्रीब्यूट कर रहा है अमेरिकन जो ग्लोबल ऑर्डर है उसकी तरफ। क्योंकि अगर वो कंट्रीब्यूशन नहीं दिखा पाता तो मुझे लगता है चैलेंजेस ट्रंप साहब कम से कम यूरोप के लिए बढ़ाएंगे। ट्रंप साहब बहुत ज़्यादा सहानुभूति नहीं रखते, जो खुद अपने पैर पे नहीं खड़े हो रहे हैं और जो अमेरिका के लिए बोझ बन जाएं। यूरोप में मैं एक बात ऐड कर दूंगी, यूरोप में खासा नाराज़गी है कि इतने सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए गए लेकिन यूरोप का मेंशन नहीं है।
जी, यूरोप का कोई मेंशन नहीं है इसमें, और यूरोप को इसको लेके चिंता भी है, काफ़ी अंदेशे भी हैं कि क्या होने वाला है आगे। और अब चीन को लेकर हमने पहले भी बात की, आपने बात की कि कैसे चीन के लिए कुछ संदेश भी दिया है उन्होंने बार बार, लेकिन एक फ्रेंडली रिश्ता भी है। पर अगर मैं आखिर में ये जानूं कि चीन और अमेरिका के बीच में जो तनाव रहे हैं ट्रेड वॉर को लेकर भी, टैरिफ्स की बात उन्होंने की, बावजूद इसके ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड इस तरह का चलता रहता है वहाँ पर, तो चीन को लेकर क्या उनकी नीतियाँ रह सकती हैं? एक पैटर्न है, जो फंडामेंटल एंटेंगलमेंट है यूएस चाइना रिलेशनशिप की, वो कहीं नहीं जा रही है। वो एक कम्पिटिटिवनेस जो है वो बढ़ जाएगी जी। आप अगर ट्रेंड देखें, पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जो ट्रेड वॉर शुरू हुआ, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ से पीछे नहीं गई। इनफैक्ट उन्होंने और एक सेक्शन ऐड कर दिया, और चिप्स और एआई और सेमीकंडक्टर्स, हाई एंड एक्सपोर्ट्स, हाई टेक एक्सपोर्ट्स पे और टैरिफ कर दी। तो मुझे नहीं लगता है कि ट्रंप यहाँ से पीछे जाएंगे। इनफैक्ट वो आगे जा सकते हैं, कुछ और ऐड करके टैरिफ और किसी सेक्टर्स को ढूंढ के निकाल सकते हैं। और 10% टैरिफ जो उन्होंने 1 फरवरी से लागू करने की बात की है, ये इसी का इम्प्लिकेशन है। लेकिन इनको टिकटॉक पसंद है, टिकटॉक पसंद है। इनॉग्रेशन के समय टिकटॉक के सीईओ वहाँ बैठे थे, देख के बहुत सारे लोग हैरान रहे, और साफ संदेश था कि इनॉग्रेशन के दौरान भी कि कैसे कारोबारियों को प्राथमिकताएं उन्होंने दी हैं। जैसे इसका विरोध भी हो रहा था कि टेक मिलियनेयर्स, बिलियनेयर्स वहाँ पे मौजूद हैं, पर ये ज़रूर है कि अनिश्चितता है और सारे देश या कॉन्टिनेंट सभी इंतज़ार में है कि किस तरह से चीज़ें बदलेंगी। बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस बातचीत के लिए।